नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूं सुमित अवस्थी। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया के अब हम लगभग बीच में पहुंच गए हैं। कल एक ही दौर में मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है और कल ही छत्तीसगढ़ में भी दूसरे दौर में बाकी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 7 नवंबर को पहले दौर में छत्तीसगढ़ की 20 सीटों और मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान खत्म हो चुका है। कल के मतदान के बाद सबका ध्यान राजस्थान और तेलंगाना पर चला जाएगा। राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। सभी 5 राज्यों के मतदान के नतीजे, जैसा कि आप जानते हैं, एक साथ 3 दिसंबर को आएंगे। तो सबकी निगाहें अब कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर लगी हुई हैं। दोनों ही जगह चुनाव प्रचार बुधवार शाम ही खत्म हो चुका था, लेकिन पार्टियां अपनी ओर से आखिर तक कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। मतदाताओं तक पहुंचने, उन्हें मनाने, समझाने की कोशिशें लगातार चलती रहती हैं। भारत के चुनावों में तो ये कोशिश चुनाव के दिन से पहले की ऐन रात तक खत्म नहीं होती। अब देखना है कि ये कोशिशें कितनी सिर चढ़कर बात करती हैं। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सत्ता कायम रख पाएगी? इसी पर आज हम बात करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां पर मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच है। राज्य की सत्ता कई वर्षों से इन दोनों दलों के बीच ही झूलती रही है। मध्य प्रदेश में वोट शेयर पर अगर हम नजर डालें तो 1990 से लेकर 2018 तक पिछले 7 विधानसभा चुनावों में 1990, 2003, 2008 और 2013 के चुनाव में जीत और हार का अंतर बड़ा रहा है, जबकि बाकी 3 विधानसभा चुनावों में मुकाबला कांटे का दिखा और पिछली बार तो बिल्कुल 2018 में आसपास ये आंकड़ा आ गया था। मध्य प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी की लगातार मजबूत पकड़ रही है और कई ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। ग्राफिक्स में ध्यान से देखिएगा, हम उन सीटों को आपको दिखाने की कोशिश में कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सीटें कहां कहां पर स्थित हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में 58 विधानसभा सीटें ऐसी रहीं जहां पर लगातार बीजेपी ने जीत हासिल की है। यानी इनको आप बीजेपी की सेफ सीट कह सकते हैं कि यहां से जो खड़ा होगा उसका जीतना लगभग तय माना जाता है। जबकि कांग्रेस के पास ऐसी श्योर शॉट सेफ सीटें 10 ही हैं, जहां पिछले 3 विधानसभा चुनावों में वो लगातार जीतती आई है। एक तरफ 58 है, एक तरफ 10 है। मध्य प्रदेश के नक्शे पर आप इन सीटों को देख सकते हैं। देखना है कि इन परंपरागत सीटों पर क्या दोनों पार्टियां इस बार, यानी कल जो मतदान हो रहा है, अपनी यही पकड़ बनाकर रख पाती हैं या नहीं रख पाती हैं। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात उन सीटों पर नजर डालना है जो पिछले 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही हैं। जी, हम दोनों की उनकी मजबूती की बात भी कर रहे हैं, कमजोरियों की बात भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 11 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी एक बार भी जीत नहीं दर्ज कर पाई है। वो सीटें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। एक बार भी ये सीटें पिछले 3 चुनावों में बीजेपी ने नहीं जीती हैं, जबकि 75 ऐसी सीटें हैं जहां पर पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस एक बार भी नहीं जीत पाई है। तो कांग्रेस के पास ज्यादा बड़ी चुनौती है। अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है तो इन जगहों पर अपनी साख कायम करनी होगी। मध्य प्रदेश के नक्शे में ये सीटें आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। मेरे साथ इसी मुद्दे पर कुछ देर पहले हमने बात की जाने माने वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से रशीद किदवई से, उनको सुनते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग, जहां पर कांग्रेस ने पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे वहां के 18 विधायकों के साथ में चले गए थे, तो 21 और 18 उस क्षेत्र के थे और वो भाजपा में चले गए और केंद्र में मंत्री बन गए। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि भाजपा जो है ग्वालियर चंबल संभाग में और एक 11 या एक और एक मतलब 2 की स्थिति में होगा। लेकिन अभी वहां का जो एक जमीनी आकलन हो रहा है उसमें हो सकता है और एक मतलब 0 हो जाए और भाजपा की प्रदर्शन निराशाजनक हो और कांग्रेस जो है वहां से फिर पिछली बार की तरह 25, 26, 27 सीटें जीतने में सफल हो।
तो ऐसा होता है तो ये एक बड़ा उलटफेर माना जाएगा। इसी प्रकार से महाकौशल जो क्षेत्र है, जहां पर कमलनाथ की बड़ी पकड़ है, कमलनाथ का छिंदवाड़ा वहां के ऊपर आता है, वहां पर भी ऐसा किया जा रहा है कि वहां भाजपा का प्रदर्शन बेहतर होने की उम्मीद है। तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि कमलनाथ जिस क्षेत्र के हैं और जहाँ के वो मतलब उनका प्रोजेक्शन है भावी मुख्यमंत्री का और पूर्व मुख्यमंत्री का, उसके बावजूद वहां कांग्रेस का प्रदर्शन ढीला होता है। इसी के साथ साथ जो नर्मदापुरम मतलब नर्मदा नदी जो बहती है, जो होशंगाबाद और उसके आसपास का इलाका है, वो बहुत सालों से भाजपा का बड़ा गढ़ समझा जाता था। लेकिन अब की जो हमारा आकलन है उसमें भाजपा वहां मजबूत स्थिति में नहीं नजर आ रही है और सीटें की शक्ति भी नजर आ रही है। और पिछड़ों के बारे में भी मैं एक बात कहूंगा कि जो किसान और पिछड़े दोनों ही मतलब एक दूसरे के मध्य प्रदेश में पर्यायवाची है। मतलब अधिकांश जो पिछड़े वर्ग के समुदाय के लोग हैं वो खेती किसानी करते हैं, तो वहां पर उनका भाजपा से मोह भंग हुआ है, तो वो भी एक बड़ा उलटफेर राजनीति में करने वाला है। तो ये 75 सीटें तकरीबन जो भाजपा के मजबूत हैं, वहां भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। और इसी तरीके से कांग्रेस की जो सीटें हैं, ऐसी 50-60 सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस आश्वस्त नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए उपलब्धि की बात यह है कि नई सीटों में उसको जैसे बुंदेलखंड है और कई जगह पे जहां भाजपा मजबूत होती है, वहां कांग्रेस ने काफी सेंधमारी की है। भाजपा की रणनीति बिल्कुल साफ है। वो नरेंद्र मोदी जी, पहले जैसे कहा जाता है कि मतलब लोकसभा के सांसद का चुनाव वही करते हैं, उनका इलेक्शन मतलब मोदी जी के बूते के ऊपर भाजपा के सांसद अधिकांश चुने जाते हैं या एनडीए के। तो इसी तरीके से वो उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी वही प्रयास हो रहा है कि मुख्यमंत्री भी जो है वो नरेंद्र मोदी जी के का चुनाव ही चुनेंगे, कि मतलब उनके नाम पे भाजपा को मत मिलेगा और फिर वो मुख्यमंत्री मनोनीत करेंगे। तो इस श्रृंखला में भाजपा एक मध्य प्रदेश में एक प्रयास है और एक प्रयोग कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जमीन की जो स्थितियां हैं उसके अनुसार अपने आप अपनी रणनीति बनाई है। उसका उम्मीदवार बड़ा प्रत्याशी जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसने अपना पूरा तन मन धन सब चीजें लगा रखी है। मेरे साथ एनडीटीवी के कंसल्टिंग एडिटर मयंक मिश्रा इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। मयंक जी, स्वागत है आपका। डेटा बड़ा दिलचस्प है और इन तमाम सीटों में अगर सेंधमारी करनी है, अगर कांग्रेस को जहां कमज़ोर है वहां मजबूत होना है और बीजेपी को कमज़ोर करना है या उल्टा, तो कैसे संभव है? इसका कोई गणित है? वो गणित तो मतलब पॉलिटिकल पार्टी के पास होगा, मेरे पास नहीं है। हमने जो कुछ एनालिसिस किया, जैसे हम लोग बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, तो उसका पहला 2 लेटर जो है एस और डब्ल्यू, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ, बीजेपी का स्ट्रेंथ देखिए मध्य प्रदेश में, जैसे आपने दिखाया 1990 से लेकर 2018 के बीच में वोट शेयर, तो उसका एवरेज अगर करें तो 40-41% बीजेपी का आता है। उसके कंपैरिजन में कांग्रेस का एवरेज जो है 36 है। अब इतने बड़े अंतराल में अगर इतना बड़ा गैप कायम है एवरेज वोट शेयर में, तो इसका मतलब कि बीजेपी बहुत ही मजबूत विकेट पे है। एक तो ये हो गया। दूसरा आपने दिखाया सेफ सीट और वो सीट जहाँ से बहुत कमज़ोर है, दोनों को माइनस कर दें तो हम लोग अगर एक नया वर्ड यूज़ करें नेट एडवांटेज, तो उस नेट एडवांटेज के हिसाब से बीजेपी का नेट एडवांटेज है +47 और कांग्रेस का देखिए नेट एडवांटेज है -65। मतलब दोनों के बीच में ऑन पेपर अभी 7 इलेक्शन के एनालिसिस का नतीजा है और ये सेफ सीट में 3 हमने 3 का, तो बीजेपी को का नेट एडवांटेज बहुत बड़ा है। तीसरा जो बीजेपी का स्ट्रेंथ है कि बीजेपी नेचुरली ओबीसी की पार्टी रही है, मतलब कि जो बहुत बड़ा तबका है उसकी पार्टी रही है। और बीजेपी का लीडरशिप देखेंगे, लास्ट 3 चीफ मिनिस्टर ही देखेंगे, उमा भारती, बाबूलाल गौड़ और शिवराज सिंह चौहान, हाँ, तीनों ओबीसी कम्युनिटी के हैं। तो नेचुरली वो बड़ा तबका को अपील करती है। तो ये 3 बड़ा स्ट्रेंथ रहा है। वीकनेसेस बीजेपी का जो है वो है कि पहली बार इस बार ये इंप्रेशन आ रहा है कि एक स्क्रिप्ट कहीं लिखी जा रही है और कहीं कोई पढ़ रहा है, मतलब लैक ऑफ कोहेशन जो हम लोग बोलते हैं वो दिख रहा है बीजेपी में साफ। और दूसरा वीकनेस जो शायद स्ट्रेंथ भी हो सकता है वो है कि इतने पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, इतने लॉन्ग सर्विंग चीफ मिनिस्टर को आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है इस बार। तो ये ऑन पेपर लग रहा है कि वीकनेस है, लेकिन हो सकता है कि ये स्ट्रेंथ भी हो जाए। तो ये बीजेपी का एसडब्ल्यू तो ये है। कांग्रेस का अगर वहाँ देखें तो कांग्रेस का कई सालों के बाद, और हम लोग इंडियन राजनीति को बहुत सालों से देख रहे हैं, पहली बार हम बोल सकते हैं कि कांग्रेस का हाउस इन ऑर्डर है वहाँ। और लीडरशिप कमांड, जो लोकल लीडरशिप कमांड जो एकदम से क्लियर कट है,
दिग्विजय सिंह की ये जिम्मेदारी है, कमलनाथ की ये जिम्मेदारी है, सब अपने लगे हुए हैं फुल फोर्स के साथ। कैंपेन में भी कोहेशन है, और पहली बार वो कांग्रेस के बारे में हम लोग बोलते थे किलर इंस्टिंक्ट का अभाव, तो मध्य प्रदेश में किलर इंस्टिंक्ट दिख रहा है। लेकिन वीकनेसेस जो बीजेपी का हमने स्ट्रेंथ बताया वही कांग्रेस का नेट डिसएडवांटेज में है वो। लेकिन मैं एक काउंटर क्वेश्चन मेरा आपसे, 2018 के चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल भाजपा के बराबर आ गई वोट परसेंटेज में, इनफैक्ट सीटों में तो आगे भी निकल गई, तभी सरकार बना पाए कमलनाथ दिग्विजय सिंह। क्या वो परिस्थिति को भूल जानी चाहिए हमको? नहीं तो उसमें जब हम लॉन्ग टर्म में, जैसे छत्तीसगढ़ का भी हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में 2018 बड़ा चेंज था। 2018 मध्य प्रदेश में कितने सालों के बाद ऐसा हुआ कि दोनों में बराबरी हुई। अब उसको वो एक्सेप्शन था या नॉर्म है, वो इस बार कन्फर्मेशन हमको मिलेगा। इस बार भी अगर वो ट्रेंड होता है तब हमको पता चलेगा कि सच में बीजेपी का जो बेस है वो श्रिंक कर गया है थोड़ा। लेकिन उस कन्फर्मेशन के लिए हमको 3 दिसंबर का वेट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हैं मेरे साथ, छत्तीसगढ़ का आपने जिक्र कर दिया है, तो लगे यहाँ तो छत्तीसगढ़ में भी कल पोलिंग होनी है। उसके आंकड़े क्या कहते हैं? ऐसे ही कुछ आंकड़े निकाल कर हमारी रिसर्च टीम लेकर आई है। ऐसे ही आंकड़ों के आने में छत्तीसगढ़ पर अगर नज़र डालें तो छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियों के बीच 2003 से 2008 तक पिछले 4 विधानसभा चुनावों में वोट शेयर क्या रहा है, वो 2003 से लेकर 18 तक, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर नजर डालते हैं। 2018 को अगर छोड़ दें, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट प्रतिशत का अंतर 10% रहा, तो बाकी सभी चुनावों में मुकाबला ज्यादा कांटे का रहा है। देखते हैं दोनों ही पार्टियों के दबदबे वाली सीटें कौन सी हैं। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी लगातार जीती है, 6 सीटें हैं। 9 सीटें ऐसी हैं जो पिछले 3 बार से लगातार कांग्रेस के कब्जे में हैं। छत्तीसगढ़ के नक्शे पर आप इन सीटों को देख सकते हैं, यानी छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस मजबूत दिखाई देती है, जहां तक कि सेफ सीट की संख्या की बात है। और अब उन सीटों को देखते हैं जो दोनों पार्टियों के लिए बड़ी बाधा हैं, बड़ी चुनौती हैं। राज्य में 13 ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी पिछले 3 विधानसभा चुनावों में एक बार भी नहीं जीत पाई है। 13 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी नहीं जीत पाई है, जबकि 7 सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस पिछले 3 चुनावों में एक बार भी नहीं जीत पाई है। यानी जो हारने वाली सीटें हैं बीजेपी के खाते में ज्यादा हैं और कांग्रेस के खाते में कम है। सुनते हैं एक्सपर्ट को। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, पिछला चुनाव अगर आप छोड़ दें तो सारे चुनाव बहुत क्लोज हुए हैं, जिसमें 1.5% से लेके 0.75% तक वोट डिफरेंस रहा है। और बीजेपी ने 3 बार सरकार जरूर बनाई है, लेकिन तीनों बार कांग्रेस 37-38 सीटें 39 सीटें लेके आई। मतलब अगर 5-6 सीटें बदलती तो सरकार बदल जाती। पिछला चुनाव एक ऐसा चुनाव था जब बीजेपी और कांग्रेस का वोट डिफरेंस 10% रहा और सीटें भी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में कांग्रेस जीत के आई। तो मैं ये मानता हूं कि पिछले रिजल्ट के जैसे रिजल्ट तो शायद इस बार नहीं होने वाले हैं। उसका कारण है कि एक तो छत्तीसगढ़ में चुनाव क्लोज होते हैं, दूसरी बात यह है कि कांग्रेस सरकार 5 साल रही, इन्होंने अपने 70 में से 22 एमएलए के टिकट काट दिए हैं, फिर भी 48 एमएलए की अपनी लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी है। और जो 22 नए कैंडिडेट इन्होंने जीती हुई सीटों पे लड़ाए हैं, उन सीटों पर भी कुछ जगहों पर बागी लड़ रहे हैं या कुछ जगहों पर कैंडिडेट उतना अच्छा नहीं है। तो जो पिछले बार का रिजल्ट था वो दोहराना तो मुझे नहीं लगता कि शायद संभव हो। लेकिन ये है कि कांग्रेस जो है अभी भी थोड़ा अपर हैंड पर है, और उसका कारण यही है कि जो सरकार ने पिछले 5 साल में काम किया है उसमें सबसे मेजर है कि धान की कीमत जो सीधा 2,000 रुपए से उठा के 2,500 रुपए और उसके आगे 2,640 लेके गए। तेंदुपत्ते के कलेक्शन का जो रेट है जो मजदूरों को मिलता था, जैसे स्वास्थ्य के सेक्टर में बहुत सारा नया काम करना, गांव-गांव क्लिनिक भेजना, मोबाइल क्लिनिक, और शिक्षा में आत्मानंद स्कूल के नाम से अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खोलना, ये सारे ऐसे काम हैं जिससे लोगों को लगा कि जो पिछली सरकारें थी जो केवल कोयला और बिजली के उद्योग पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करती थी,
उससे हटकर गांव, गरीब और किसान के लिए फोकस करके सरकार ने काम किया है। तो इसका डेफिनेटली फायदा मिलेगा। लेकिन यहां पर कैच ये है कि सरगुजा और बस्तर दोनों जगहों पर 2-2, 3-3 बार से लगातार कांग्रेस जीत रही है। तो यहां पर एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है और यहां पर पिछले बार पूरी की पूरी सरगुजा और पूरे के पूरे बस्तर संभाग को माने 26 की 26 सीटें कांग्रेस जीती थी। तो शायद वहां पर लॉसेस होंगे, अब टैली डिपेंड करेगी। हमारे साथ मयंक मिश्रा जी बने हुए। मयंक जी, दोनों ही राज्य छत्तीसगढ़ भी और मध्य प्रदेश भी बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने की टक्कर होती रही, यही पार्टियां सत्ता में आती जाती रही एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन इस बार जगह एक चीज़ जो खास तौर पर मैं इस डेटा से अलग हट के बात कर रहा हूँ थोड़ी सी, कांग्रेस चाहे यहाँ पे हो चाहे वहाँ पे हो, उसने सॉफ्ट हिंदुत्व का रंग अपनाया। भूपेश बघेल ने हर वो चीज़ अपनाई जो बीजेपी दिल्ली में या यूपी में करती है। और यहाँ तक कि कमलनाथ ने भी इन चुनावों के पहले जिस तरीके से बजरंग दल बना लिया, एक बजरंग सेना, उसको शामिल कर लिया, हनुमान जी की आरती कर दी, पूजा कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि इन तमाम चीज़ों को, इन डेटा को पीछे छोड़ते हुए ये जो हिंदुत्व की आपस में लड़ाई है, ये इस डेटा को बता सकती है? हम लोग बहुत सालों से इस बात को सुनते आ रहे हैं और उसमें वोटर का रिएक्शन होता है कि हमको अगर इसमें सॉफ्ट या ओरिजिनल में, तो ओरिजिनल क्यों नहीं चुनेंगे? तो ये कहना कि बीजेपी कांग्रेस उसके काउंटर में सॉफ्ट हिंदुत्व लेके आ रही है, वो काम करेगा, शायद वो नहीं होगा। लेकिन एडवांटेज कांग्रेस को फिर भी जो है वो पेपर पे एडवांटेज कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में है। और लेकिन ये सही बता रहे थे कि लगातार क्लोज कंटेस्ट रहा है और थोड़ा सा एडवांटेज जो 2018 का हुआ तो उसने पूरा इक्वेशन बदल दिया। हमने नेट एडवांटेज की बात की, तो जहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेगेटिव में है मैसिवली और बीजेपी मैसिवली पॉजिटिव में है, यहाँ उल्टा है। यहाँ बीजेपी नेगेटिव में है -7 और कांग्रेस +2, तो दोनों का गैप ज़्यादा है। लेकिन एक जो बड़ा अंतर है, कांग्रेस का स्ट्रेंथ यहाँ है कि लोकल लीडरशिप लेड बाय ओबीसी। तो बड़ा तबका जो है वहाँ का, कांग्रेस की लोकल लीडरशिप उसे आइडेंटिफाई कर पा रही है, जबकि बीजेपी का ठीक उल्टा है, प्रिविलेज कास्ट लोकल लीडरशिप के हाथ में रहा है। तो ये डिस्कनेक्ट है, इसको हाल के दिनों में बीजेपी ने करेक्ट करने की कोशिश की है 3-4 साल में। लेकिन वहाँ भी है कि एक स्टैब्लिश नेता बघेल हैं और वो अपने आप को उस कॉन्स्टिट्यूंसी को लगातार नर्चर कर रहे हैं, तो उनका चलेगा या हाल में जो एंट्री जिन्होंने ली है उनका चलेगा, ये अब पता चलेगा हमको। रमन सिंह की बात कर रहे हैं? नहीं, रमन सिंह नहीं। बीजेपी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं लोकल लीडरशिप में, बहुत सारे ओबीसी लाए गए हैं, उनको प्रोजेक्ट भी किया गया है। तो कौन सा किसका कार्ड चलेगा पता नहीं। ये जरूर समझना चाहूँगा मैं आपसे, इसके पहले कि हम इस चर्चा को वाइंड अप करें। इन तमाम परिस्थितियों में जो चीज़ समझ में आ रही है वो कह रहे हैं, आपने दोनों तरफ ओबीसी चेहरे को आगे रखने की कोशिश की कि बीजेपी अगर मध्य प्रदेश में स्ट्रांग है तो उसके पास ओबीसी चेहरे हैं, कांग्रेस के पास नहीं है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस स्ट्रांग है तो वहाँ ओबीसी चेहरा है। तो क्या ओबीसी होना ज़रूरी है नहीं, जैसे चुनाव जीतने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन 90s के बाद हमने कुछ स्टेट में हमने पॉलिटिकल शिफ्ट देखा था और ये शिफ्ट बहुत ज़्यादा मुखर हो गया था बिहार और यूपी जैसे इलाके में। ये मुखर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बाकी जो हिंदी बेल्ट हैं इसमें नहीं हुआ था। उसका कारण ये था कि बीजेपी ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करना शुरू किया, मध्य प्रदेश में खास करके। मध्य प्रदेश में ट्रेडिशनली ओबीसी जो हैं बीजेपी के साथ रहे हैं, इसीलिए कोई थर्ड अल्टरनेटिव कांग्रेस को रिप्लेस करने वाली मध्य प्रदेश में नहीं आई। छत्तीसगढ़ में भी वही है, छत्तीसगढ़ बेसिकली मध्य प्रदेश का ही पार्ट था। तो उसी तरह की कांग्रेस के खिलाफ ओबीसी का जो अपसर्ज हुआ, दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम के खिलाफ जो अपसर्ज हुआ दूसरे जगह, उसको बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कैप्चर कर लिया। अब जब राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं तो क्या ये बड़ा इशू है इन चुनावों में? इम्पैक्ट करेगा रिजल्ट्स पे? मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अच्छा। मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा क्योंकि मध्य प्रदेश का इक्वेशन अलग है। हो सकता है छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कुछ असर हो जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में ये कार्ड वो कांग्रेस बहुत ज़्यादा पुश भी नहीं कर रही है इस बात को, क्योंकि जो लीडर है वो ओबीसी नहीं है, वो तो अगली जाति से, कमलनाथ।
शुक्रिया मयंक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस शानदार विश्लेषण के लिए। कल सुबह क्या होगा तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल के लिए मामला बहुत ज़्यादा दिलचस्प है दोनों ही राज्यों में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। इजराइल सेना के जो हमास के बीच लड़ाई चल रही है उसकी बात करते हैं। आज इस युद्ध का 41वां दिन है। इजरायली सेना ने कल ही गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने खुफिया सेना के आधार पर हमास के खिलाफ बड़े ही सटीक ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजराइल की सेना रात भर अल शिफा अस्पताल में लोगों से पूछताछ करती रही। इजराइल का दावा है कि अल शिफा अस्पताल हमास का ऑपरेशनल सेंटर रहा है, जहां से वो इजराइल के खिलाफ अपनी हरकतों को अंजाम देता था। इजराइल की सेना ने अस्पताल से बरामद कई असॉल्ट राइफल्स, हैंड ग्रेनेड, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और अन्य साजो सामान को दिखाया और इसके आधार पर दावा किया कि हमास अस्पताल की आड़ में अपने आतंकी वारदात को अंजाम दिया करता था। हालांकि हमास ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है। बीबीसी ने अल शिफा अस्पताल के अंदर मौजूद एक पत्रकार के हवाले से बताया कि इजराइल की सेना का अस्पताल पर पूरी तरह से कब्जा है और कोई गोलीबारी नहीं हो रही है। उस पत्रकार के मुताबिक 6 टैंक और करीब 100 कमांडर रात के वक्त अस्पताल में आए थे। वो अस्पताल के हर कमरे में गए और स्टाफ से पूछताछ की। खबरों के मुताबिक इजराइल की सेना ने सर्जिकल और इमरजेंसी डिपार्टमेंट को छोड़ बाकी सभी जगहों से 16 से 40 साल के बीच के हर आदमी को अस्पताल छोड़कर बाहर आने को कहा। इस पत्रकार के मुताबिक लोगों पर निकलने का दबाव बनाने के लिए इजरायली जवानों ने हवा में गोलियां भी चलाई। हालांकि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोई गोली नहीं चलाई गई, क्योंकि अस्पताल में विरोध करने वाला कोई था ही नहीं और ना ही कोई बंधक था। इजराइल का दावा है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर उसने अस्पताल के खास इलाके में कार्रवाई की है और वहां मौजूद हमास के सभी आतंकियों को आत्मसमर्पण के लिए कहा। इजरायली सेना ने दावा किया कि अस्पताल में घुसते वक्त हमास के कई लड़ाकों के साथ उनकी गोलीबारी हुई और उन्हें मार गिराया गया। इस बीच गाजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया कि इजरायली सेना के अस्पताल पर छापे के बाद किसी तरह की स्थिति थी। इसमें देखी जा सकती है धुएं से भरे गलियारों से मरीजों को ले जाया जा रहा है। अस्पताल का स्टाफ और अन्य लोग अपने मुंह को ढके हुए और खांसते हुए बिल्डिंग में यहां से वहां गुजर रहे थे। टॉर्च की रोशनी में रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस बीच इजरायली सेना के एक प्रवक्ता जोनाथन कॉन्ड्रिक्स ने अस्पताल के अंदर अलग अलग जगहों पर जाकर यह साबित करने की कोशिश की कि हमास यहां से ऑपरेट कर रहा था। Inside the MRI center of the Shifa hospital, Israeli troops breached here a few hours ago, and we have cleared the area, make sure that it's safe. And a few of the most interesting things that we have found totally confirm, without any doubt, that Hamas systematically uses hospitals in their military operations in violation of international law. And what we have found, I think, is only the tip of the iceberg. Let me show you a few examples. Security cameras have been obstructed. All of the security cameras are covered, and this isn't the only one. You'll see the rest of them here. Follow me as we go in, and we will see the MRI center and see the weapons that Hamas has hidden inside. This is where patients come in order to get MRI services. We'll proceed into a more secluded area. And the lighting here is out, so we're using flashlights. We're now, as you can see, in an MRI room. I don't know when this was used the last time. But it is definitely an MRI machine. And if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag. Grab and go of a Hamas combatant, and if you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see is military equipment. There is an AK-47, there are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniform, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. On the other side, we found a backpack
with what appears to be very important intelligence, including a laptop, and we'll show you that momentarily. Let's go see the next room. And when our troops opened this closet here, which is in the main part of the clinic, this is what they found. These weapons have absolutely no business being inside a hospital. The only reason they're here is because Hamas put them here, because they use this place, like many other hospitals and ambulances and sensitive facilities inside the Gaza Strip, for their illicit military purposes. So there's Kalashnikov rifles here, even ammunition. Hold on, before we go on, let's have a look at what we found inside the very same cabinet that houses medical equipment. You can see all kinds of standard military medical stuff. We found another go-to bag, this bag here. And again, we opened it up in order to make sure that it's safe to touch and show. So please don't give me any of that. You opened it up and you placed it there. This is the bag that we found, and this is the stuff that was in it. Now, there's insignia, military insignia, a knife. For those of you who read Arabic, you'll be able to understand what it says here. But it's Hamas, the military wing, Kataib al-Qassam, of course a vest with equipment, and as always an AK-47, standard gear, grab and go, which they thought would be a good place to store inside a hospital. And the last item, which I'm sure will be very interesting to analyze, is a laptop. We found it in the MRI room. This is how the laptop looks. I don't know who it belonged to, but now it is being analyzed by our Intel people. इन वीडियो में दरअसल इजराइल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमास अस्पताल का दुरुपयोग कर रहा था। इजराइल का दावा रहा कि यह अस्पताल हमास का कमांड सेंटर रहा, लेकिन इसका ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है। न ये सबूत मिला कि इस अस्पताल के नीचे हमास का सुरंगों का कोई नेटवर्क था। अल शिफा अस्पताल से पहले इजरायली सेना ने गाजा के रेंटेसी अस्पताल में भी इसी तरह की कार्रवाई की थी और वहां कई सबूतों के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की थी कि हमास वहां से अपने इजराइल विरोधी ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था। इजरायली सेना के रेडियो के मुताबिक इजराइल की सेना को अभी तक हमास के कब्जे में मौजूद 240 बंदूकों में से किसी का भी सुराग नहीं मिला है। अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर के मुताबिक इजरायली सेना के धावा बोलने के साथ ही अस्पताल का पानी, बिजली और ऑक्सीजन के कनेक्शन काट दिए गए। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक अस्पताल में करीब 2300 मरीज, स्टाफ और विस्थापित थे। इनमें 36 नवजात बच्चे थे। इंक्यूबेटर्स के लिए ईंधन खत्म होने के कारण पिछले हफ्ते यहां 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने अस्पताल में इजरायली सेना के घुसने का सख्त विरोध किया था। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत किसी भी युद्ध में अस्पतालों को विशेष सुरक्षा मिली होती है। इसका मतलब है कि युद्ध में शामिल पक्ष अस्पतालों पर ना तो हमले कर सकता है और ना ही वह इलाज में जुटे स्टाफ को अपने काम करने से रोकने को कह सकता है। अस्पतालों की यह सुरक्षा तभी खत्म होती है जब कोई एक पक्ष विरोधी को नुकसान पहुंचाने के लिए उनका इस्तेमाल करता है। इजराइल इसी आधार पर अस्पतालों को अब निशाना बना रहा है और उसमें घुस जा रहा है। इजराइल की सफाई है कि उसने लगातार हमास को चेतावनी दी है कि अल शिफा अस्पताल के सैन्य अस्पताल को बंद कर दे, वरना अस्पताल को विशेष सुरक्षा का दर्जा खत्म हो जाएगा। इस बीच इजराइल की सेना की गाजा के बाकी इलाकों में भी कार्रवाई जारी है। कल इजरायली सेना ने गाजा शहर में फिलिस्तीन की संसद को भी बम से उड़ा दिया। इससे पहले इजरायली सेना इस इमारत में घुसी और सबूत के तौर पर उसकी तस्वीरें ली, वीडियोग्राफी की और फिर बम लगा दिया। इजराइल हमास युद्ध को लेकर जब दुनिया के कई देश बटे हुए हैं तो दुनिया के 2 सबसे ताकतवर नेताओं की अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात हुई है। एपेक्स सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये मुलाकात करीब 4 घंटे चली। इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 सम्मेलन के बाद दोनों देशों की ये पहली मुलाकात रही। मुलाकात के बाद बाइडेन ने ट्वीट कर कहा कि हम दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को समझा। ऐसी कई वैश्विक चुनौतियां हैं जिससे हमें साझा नेतृत्व में हल करने की जरूरत है। इस दिशा में हमने आज वास्तविक प्रगति की है। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने
कई द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार किया और उन मुद्दों पर अपनी अपनी राय रखी जिसे लेकर दोनों देशों के विचार नहीं मिलते हैं। इसके तहत ताइवान और साउथ चाइना सी जैसे बहुत ही विवादित और संवेदनशील मुद्दों पर दोनों नेताओं ने आज बात की। दोनों नेताओं के बीच आपस में फोन संवाद बहाल करना, दोनों देशों की फौज के बीच संवाद बहाल करना, ड्रग्स के खिलाफ नीति में आपसी सहयोग करना और दोनों देशों के बीच उड़ानों को बढ़ाने पर भी बातचीत हुई है। President Xi and I tasked our teams to maintain a policy and law enforcement coordination going forward to make sure it works. Secondly, and this is critically important, we're reassuming military-to-military contact, direct contacts. So we're back to direct, open, clear, direct communications on a direct basis. Vital miscalculations on either side can cause real trouble with a country like China or any other major country. And so I think we're made real progress there as well. लेकिन सबसे हैरानी की बात यह रही कि इस मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों से बातचीत में शी जिनपिंग को फिर से तानाशाह कह दिया। Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is the guy who runs a country that is a communist country that is based on a form of government totally different than ours. बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में मलबा गिरने में फंसे 40 मजदूरों को फंसे हुए अब 110 घंटे गुजर चुके हैं। इस बीच इन मजदूरों को निकालने के प्लान बी पर अब काम चल रहा है। दिल्ली से भेजी गई विशेष ड्रिलिंग मशीन के इस्तेमाल से सुरंग में पड़े मलबे के बीच से 1 मीटर व्यास के पाइप डालने का काम तेज हो गया है। जानकारों के मुताबिक ये मशीन 1 घंटे में 5 से 6 मीटर तक ड्रिल कर सकती है। इस हिसाब से अब तक 20 से 30 मीटर ड्रिल हो जाना चाहिए। ड्रिलिंग के साथ ही 1 मीटर मोटे पाइप को अंदर धकेला जा रहा है और ये पाइप जब दूसरे छोर पर मजदूरों तक पहुंचेगा तो उसके बाद वो उसके भीतर से बाहर इस तरफ सुरक्षित जगह पर निकल पाएंगे। इस बीच सभी मजदूरों से संपर्क बना हुआ है और एक छोटे पाइप के जरिए उन तक ऑक्सीजन, पानी और खाने के पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं। इस बीच सुरंग के अंदर फंसे एक मजदूर का एक ऑडियो क्लिप भी आज सामने आया। महादेव नाम का ये मजदूर अपने रिश्तेदार से फोन पर बात कर रहा है और बता रहा है कि वो और उसके साथी भीतर सुरक्षित है। महादेव महादेव बोलो बोलो महादेव महादेव बोलो तुम्हार घरे कही दियो तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक आछु चिंता नहीं करो बोलो कुहो तुम्हें निजे को बोली दियो बनु के तुम्हार ठीक आछु बोली करे बोला छु दादा बोलो दादा हाँ ठीक आछे थोड़ा मॉर्निंग तक बोले इलेक्ट्रिशियन मॉर्निंग दा उत्तरकाशी में बचाव का काम कहां तक पहुंचा है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी किशोर रावत। लगभग 108 घंटे से ज़्यादा का समय गुजर चुका है और वो 40 जिंदगियां अभी भी अंदर इस कश्मकश में है कि वो कब बाहर आएंगे। लगातार उनको निकालने का प्रयास चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। ऐसे में अब वो जो ड्रिलिंग मशीन है उसी के ज़रिए सबकी उम्मीद टिकी हुई है कि कब वो मशीन तेज़ी से ड्रिल कर जहाँ पर वो अंदर फंसे हुए हैं वहाँ तक वो पाइप पहुँचाएगी। अभी ताज़ा हालातों में की अगर बात करें तो लगभग 2 पाइप के करीब वो अंदर पहुंच चुके हैं, यानी ड्रिल कर दिया गया है। इसके बाद लगातार मशीन काम कर रही है। अभी आप सामने देख सकते हैं कि इस वक्त भी लगातार काम चल रहा है और लगातार काम की स्थिति ये है कि जो मशीन चलाने के लिए जो मजदूर है और इंजीनियर है 3 शिफ्ट लगाई है 8-8 घंटे की और कंटिन्यू लगातार काम कर रहे हैं। ये मशीन नहीं रुकेगी। जो इसके टेक्निकल लोग हैं उन्होंने बताया कि मशीन लगातार काम करेगी और ड्रिलिंग करती रहेगी। थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत ये है कि मशीन जिस तरीके से काम कर रही है वो 1 घंटे में 5 मीटर करेगी और उसके बाद दूसरे पाइप को लगाने में जो इंस्टॉलेशन है, पाइप को वेल्डिंग है, पाइप जो वेल्डिंग है उसे ठंडा होना है, उसमें करीबन 2 घंटे का समय लगेगा। थोड़ा सा ये है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ ये सामने आ रही है कि मशीन ठीक काम कर रही है और मशीन लगातार ड्रिलिंग कर रही है। दूसरी बात, अगर सेहत की बात करें तो ये तमाम जो मज़दूर फंसे हैं इनकी सेहत अच्छी है
और जिस तरीके से जो ऑडियो अंदर से एक वायरल हुआ है और लगातार उस ऑडियो में अंदर बातचीत की जा रही है और उसमें ये कहा जा रहा है वो ठीक है और कोई चिंता ना करे, वो जल्द बाहर आएंगे, तो एक तरह से उनका मानसिक स्थिति है वो भी काफ़ी बेहतर है। खाने की भी स्थिति है, खाना भी दिया जा रहा है उनको, अलग अलग चीज़ें दी जा रही है जो पाइप के माध्यम से जा सकती है, वो उनको फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई की जा रही है और उनसे बातचीत भी की जा रही है। समय ज़रूर आगे बढ़ रहा है, 108 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब यही उम्मीद है कि ये मशीन तेज़ी से काम करे, तेज़ी से ड्रिल करे और वो जो पाइप है वो तेज़ी से अंदर इंस्टॉल होते हुए उन तक पहुँचे और वो जल्द बाहर आए। सिलकारा टनल से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।